अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ ला रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम पाकिस्तान स्टडीज़ को डिस्कस करने वाले हैं और पाकिस्तान स्टडीज़ का ये लेक्चर जो है ये बेसिकली विक्ट्री सीरीज़ के अंदर बनाया जा रहा है। और विक्ट्री सीरीज़ आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसके अंदर तमाम कंसेप्ट को हम इस तरह से एलैबोरेट कर रहे हैं कि अगर आप ये लेक्चर एक बार सुन लेते हैं तो हर एक कंसेप्ट आपके पास आ जाएगा। ये क्वेश्चन वो हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड हैं, तो आपने लेक्चर को एंड तक देखना होता है। और ये इस सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके साथ साथ वो कैंडिडेट्स जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं या LLB में एडमिशन सिक्योर करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने लेक्चर को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले ही हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को व्हाट्सएप पे फॉलो कर लेना है। ये हमारी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है इसको फॉलो करना बिल्कुल फ्री है और फॉलो करने के बाद आपको यहाँ डेली बेसिस पे इस तरह का प्रिपरेटरी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है और इसके साथ साथ आपको कॉम्प्रीहेंसिव क्विज भी दिए जाते हैं और ये सारा कुछ जो है आपको बिल्कुल फ्री दिया जाता है। इसको ज्वाइन करना भी फ्री है, यहाँ पर अपडेट्स भी फ्री मिलेंगी और प्रिपरेटरी मटेरियल भी फ्री मिलेगा। तो आपने कम्युनिटी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पेस्टेड है, उसको यूज़ करना है। और इसके अलावा आपके जहन में कोई सवाल हो तो हमारी टीम को व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। आपके साथ मैंने जो नंबर है वो शेयर कर दिया है। तो आज का जो स्पेसिफिक लेक्चर है उसको हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हु इंट्रोड्यूस्ड इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट। तो इस खित्ते के अंदर इस्लाम जो है वो किसने मुतारफ़ करवाया, इस्लाम किसने इंट्रोड्यूस करवाया और किसके आने के बाद समझा जाता है कि इस्लाम इस खित्ते में फैला। ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप लोग अपनी पाकिस्तान स्टडीज़ की प्रीवियस जो आपने इंटरमीडिएट और मैट्रिक लेवल पर किताबें पढ़ी हैं तो आपने एक नाम सुना होगा, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो है उसके नाम के साथ ये एसोसिएट होता आपने पढ़ा होगा कि इस खित्ते में जो है वो इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम की वजह से फैला था। और मोहम्मद बिन कासिम जो है वो पाकिस्तान के किस इलाके में आए थे? तो ये बेसिकली सिंध के अंदर आए थे। सिंध, अच्छा, अब ये सिंध के अंदर आए थे तो सिंध को क्या कहा जाता है? सिंध को इसी वजह से बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। जब आप सिंध की तरफ ट्रैवल करते हैं किसी दूसरे प्रोविंस की तरफ से, तो जैसे ही सिंध का बॉर्डर आता है तो वहां पर लिखा हुआ आपको नजर आएगा कि बाबुल इस्लाम। तो सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है। अब सवाल ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो कब इस खित्ते के अंदर आए थे? तो 712 AD, 712 AD के साल को आपने याद रखना है। 712 AD के अंदर मोहम्मद बिन कासिम जो है वो बाबुल इस्लाम सिंध के ज़रिए जो है इस खित्ते में दाखिल होते हैं और इस्लाम जो है फिर इस खित्ते में फैलना स्टार्ट होता है। अब मोहम्मद बिन कासिम से एसोसिएटेड एक फेमस वॉर है जो कि अरोड़ के मकाम पर लड़ी गई थी और इसमें जो मोहम्मद बिन कासिम के मद्दे मुकाबल थे वो राजा दाहिर थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने इस खित्ते में जो है किसके साथ आकर जंग लड़ी? तो राजा दाहिर के साथ आकर जो है वो जंग लड़ी थी। और ये किसके नेफ्यू थे? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये किसके नेफ्यू थे? तो ये बेसिकली हजाज बिन यूसुफ, हजाज बिन यूसुफ के नेफ्यू थे। ये क्वेश्चंस जो है इसी एक क्वेश्चन के साथ कनेक्टेड हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विच कंपनी एस्टैब्लिश्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब ये आपका जो प्री पार्टीशन का सेक्शन है, पार्टीशन का सेक्शन है, उससे ये क्वेश्चन रिलेट कर रहा है और उसमें भी बिफोर 1857 के टॉपिक से ये रिलेट कर रहा है। तो प्री पार्टीशन यानी कि कबल अज आज़ादी, पाकिस्तान के आज़ाद होने से पहले ये जो खित्ता जिसको हम सब कॉन्टिनेंट या उस वक्त इंडिया कहते थे, इसके अंदर जो है किस कंपनी ने ब्रिटिश रूल को आकर एस्टैब्लिश किया? कौन सी ऐसी कंपनी थी जो ब्रिटिश रूल की यहाँ रीजन बनी थी? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो वो थी जी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का अक्सर आपने नाम सुना होगा और आप इस नाम को अक्सर भूल जाते होंगे, ये कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ब्रिटिश ने इस खित्ते में कैसे हुकूमत की, हमें कैसे कॉलोनी बनाया। उसके बाद 1947 में हमने ब्रिटिशर्स से आज़ादी ली ना, उससे पहले ये किस तरह से हमारे ऊपर काबिज हो गए थे? तो दर हकीकत ब्रिटिश की तरफ से एक ट्रेडिंग कंपनी बनाई गई थी सन 1600 के अंदर, सन 1600 AD या CE के अंदर।
ये एक कंपनी इस्टेब्लिश की गई थी और इस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये इनिशियली ट्रेडिंग पर्पस के लिए बनाई गई थी, यानी कि तिजारत के पर्पस के लिए बनाई गई थी। और जब ये इस खित्ते में आई, ये बरसगीर पाक व हिंद के खित्ते में आई 1608 के अंदर, उससे पहले ये जो है दूसरे खित्तों के अंदर और दूसरे कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो है वहाँ पर ये ट्रेडिंग की इसने कोशिश की, लेकिन नाकाम होने के बाद ये 1608 में इस खित्ते में आते हैं और उसके बाद अपना इन्फ्लुएंस कायम करते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बरसगीर पाक व हिंद में आती है तो मुग़ल एम्पायर यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि मुग़ल एम्पायर 1526 से लेके 1857 तक चलता है। अब दो के इसमें 1526 से लेके मुग़ल एम्पायर फुल ज़ील एंड ज़ीस्ट तक जो है 1707 तक ही रह पाता है, जब औरंगज़ेब जो कि लास्ट ग्रेट मुग़ल एम्परर माने जाते हैं, उसके बाद फिर जितने भी मुग़ल एम्परर आए थे वो सब कमज़ोर कंसीडर होते थे और ये सल्तनत 1857 तक चली। लेकिन उस वक्त तक ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका था और 1857 में एक इवेंट होता है जिसको बरतानवी लोग हैं वो रिवॉल्ट कहते थे और यहाँ के लोग वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जंग आज़ादी कहते थे। उसके बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि वो जो है वो बरतानिया की तरफ से एक ट्रेडिंग कंपनी बनाई गई थी, उसको फिर ख़त्म कर दिया जाता है, बरतानिया की तरफ से नेशनलाइज कर दिया जाता है और इस खित्ते के अंदर जो है वो फिर ब्रिटिश राज स्टार्ट हो जाता है 1858 से ऑनवर्ड, फिर ये 1947 तक रहता है। तो ये कुछ तारीख है जो आपको पता होनी चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी, किसकी तरफ से? ब्रिटिश की तरफ से बनाई गई थी। पर्पस इसका ट्रेडिंग था। इस खित्ते में आके इसने इन्फ्लुएंस अपना एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया और जब 1707 में मुग़ल एम्पायर कमज़ोर हुआ तो उसके बाद ये यहाँ पर इतना इस्टेब्लिश हो चुके थे, इनके पास अपनी आर्मी थी, इनके पास अपने किले मौजूद थे और इनके पास पैसा बहुत सारा था और साथ साथ जो है ये खित्ता कमज़ोर हो चुका था। इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी फिर जो है वो यहाँ पर रूल करना स्टार्ट कर देती है और जब यहाँ के लोकल्स उसके खिलाफ रिवॉल्ट करते हैं तो फिर जो ब्रिटिश होता है जिसकी तरफ से ये कंपनी बनाई जाती है, ट्रेडिंग कंपनी, वो इसको नेशनलाइज करके ब्रिटिश रूल का आगाज़, बरतानवी राज का आगाज़ जो है वो इस खित्ते के अंदर कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन का बैकग्राउंड था। अगर आप इसको समझ लेंगे तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड, मुग़ल एम्पायर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा वो आपको समझ ज़रूर आएगा। अब आपकी एक सिंपल असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट ये है कि आपने बताना है कि किस वॉर के नतीजे में दिल्ली सल्तनत का इख्तिताम हुआ था और मुग़ल एम्पायर का आगाज़ हुआ था। ये क्वेश्चन अक्सर एक MCQs के तौर पे लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछा जाता है। तो जो स्टूडेंट इसको सर्च करेगा, कमेंट सेक्शन में बताएगा, मैं उसको एक्नॉलेज करूँगा, उसको अप्रिशिएट करूँगा कि उसने इस चीज़ को सर्च किया है और आपने उस वॉर का नाम और साथ साथ उस वॉर के पार्टिसिपेंट्स के बारे में सर्च करना है, पढ़ना है, समझना है, उसके बाद मुझे बताना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि विच इवेंट एंडेड मुग़ल रूल एंड लेड टू डायरेक्ट ब्रिटिश रूल। अच्छा, अब यहां पूछा जा रहा है कि किस इवेंट के बाद, कौन सा ऐसा वाकया था जिसके बाद मुग़ल रूल जो है, मुग़ल एम्पायर कंप्लीटली कोलैप्स कर जाता है और उसके बाद कौन सा, और वो इवेंट जो है बेसिकली डायरेक्टली लीड करता है किस चीज़ की तरफ? ब्रिटिश रूल की तरफ। हमने अभी इस चीज़ को तफसीलन पढ़ा, ये दोनों MCQs एक साथ ही हमने कवर कर लिए कि जब 1857 के अंदर एक इवेंट हुआ और वो इवेंट था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नतीजे में क्या होता है कि मुग़ल एम्पायर कंप्लीटली कोलैप्स हो जाता है और इसके बाद जो है वो ब्रिटिश रूल का आगाज़ कर दिया जाता है। ब्रिटिश रूल जो है वो स्टार्ट हो जाता है इस खित्ते में। तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। अब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ के लोकल लोगों की तरफ से इसको कहा जाता है, जबकि जो ब्रिटिश थे वो इसको बेसिकली रिवॉल्ट कहते थे, बगावत कहते थे। इसी चीज़ के ऊपर सर सैयद अहमद खान ने एक मशहूर रिसाला लिखा था जिससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर सैयद अहमद खान ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर जो है वो कौन सा रिसाला लिखा था। तो असबाबे बगावत हिंद, रीज़न फॉर रिवॉल्ट इन इंडिया, ये रिसाला सर सैयद अहमद खान की तरफ से लिखा गया था। क्योंकि देखें यहाँ पर जो ब्रिटिश थे या ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो डायरेक्टली किससे लड़ रही थी? वो मुग़ल एम्पायर से लड़ रही थी। बाकी सब लोगों की मुग़ल एम्पायर को, मुग़ल रूलर को सपोर्ट थी, बहादुर शाह जफर को, लेकिन डायरेक्टली किसके साथ लड़ रही थी? मुसलमानों के साथ लड़ रही थी ब्रिटिश जो आर्मी थी। तो उसके बाद जो है उनके जहन में ये तासुर था कि मुसलमान हमारे दुश्मन हैं। तो उन सब चीज़ों को क्लैरिफाई करने के
के लिए सर सैयद अहमद ख़ान ने बहुत ज़्यादा तगोदो की। अलीगढ़ मूवमेंट जो है उनकी काविशों में से एक काविश है, और ये रिसाला जो मैंने आपको बताया इससे कनेक्टेड जो है एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का प्रिपरेटरी मटेरियल आपको मिले, आप टू द पॉइंट अपनी प्रिपरेशन कर सकें, तो आप जो है द लॉ अकेडमी की तरफ से ऑफर होने वाला लैट प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, डिजिटल टेस्ट सीरीज, और सबसे बड़ी बात है कि व्हाट्सएप पे डायरेक्ट 1-on-1 चैट में हम इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप अपनी स्टडीज कंटिन्यू करें, अपनी ईज पे पढ़ें, और जब भी कोई चीज़ आपको कंफ्यूज करे, समझ ना आए, तो हमारा टीचर व्हाट्सएप पे आपके लिए अवेलेबल हो। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहें तो आप जो है वो द लॉ अकेडमी से इन टच आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर किया गया। और इसके अलावा आप चाहते हैं कि आपको एक स्मार्ट बुक मिले, एक ऐसी किताब जिसमें QR कोड भी हों, जिसमें वीडियो लेक्चर्स भी हों, जिसमें मॉडल पेपर्स भी हों, जिसमें बबल शीट्स भी हों, और जिसके अलावा उसके अंदर जो है वो आपके लिए मैप भी मौजूद हो, तो आप एलिमेंट्स ऑफ लैट के लेटेस्ट एडिशन पर रिलाई कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ लैट को करीब तरीन बुक स्टोर से आप खरीद सकते हैं, बुक स्टोर से ले सकते हैं। लाहौर के स्टूडेंट्स के लिए ये इल्मी बुक हाउस पर अवेलेबल है, इसी तरह कराची में ये उर्दू बाज़ार में अवेलेबल है, न्यू माशाल्लाह बुक डिपो पर, और पाकिस्तान के हर शहर के अंदर हर बड़े स्टोर पर ये किताब अवेलेबल है। सिंपली आपने ये पिक्चर उनको दिखानी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि हु फाउंडेड द अलीगढ़ मूवमेंट। अब ये क्वेश्चन भी कबल अज़ आज़ादी यानी कि प्री पार्टीशन से रिलेट करता है कि अलीगढ़ मूवमेंट जो है ये किसकी तरफ से जो है वो इसका आगाज़ किया गया। अब अलीगढ़ मूवमेंट बेसिकली एक एजुकेशनल मूवमेंट थी, जिसमें MAO स्कूल, MAO कॉलेज और बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी थी। तो ये इसका आगाज़ जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान की तरफ से किया गया था, और फिर इसी प्लेटफॉर्म की मदद से, इसी प्लेटफॉर्म के फॉरम से ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम हुआ था। अब देखें, अगर हम आज़ादी की बात करें तो आज़ादी में सबसे बड़ी फिगर जो है वो कौन थे? कायद आज़म मोहम्मद अली जना। और साथ साथ कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने पाकिस्तान को आज़ाद करवाया? तो वो थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन किस प्लेटफॉर्म से हुई थी? वो एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी जो सर सैयद अहमद ख़ान की तरफ से इस्टेब्लिश की गई थी, और उसी एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाद में जो है मुस्लिम लीग का उसने क़याम किया। तो देखें किस तरह से अलीगढ़ मूवमेंट ने एक जो है वो कलीदी किरदार अदा किया था। तो ये अलीगढ़ मूवमेंट जो है सर सैयद अहमद ख़ान की तरफ से इस्टेब्लिश की गई थी। उसके बाद विच एड्रेस फर्स्ट प्रपोज्ड अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा एड्रेस था, कौन सी ऐसी स्पीच थी, कौन सा ऐसा जो है बेसिकली जलसा था जहाँ पर मुस्लिम स्टेट को सेपरेट स्टेट के तौर पर डिमांड किया गया था। देखिए, जब मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम हुआ, आपको साल याद होना चाहिए, अक्सर पूछा जाता है कि 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम होता है। कायद आज़म मोहम्मद अली जना 1913 में इसको ज्वाइन करते हैं, और जब ज्वाइन करते हैं तो वो कांग्रेस के मेंबर भी थे, और कांग्रेस के मेंबर वो रहते हैं 1920 तक। उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग के मेंबर होते हैं। तो ये जो सेपरेट स्टेट का कंसेप्ट था, ये पहले दिन से नहीं था। जब मुस्लिम लीग बनी थी, सिर्फ और सिर्फ उसका पर्पस था कि मुसलमानों के लेजिटिमेट इंटरेस्ट जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, इसके अलावा उनको कोई पर्पस नहीं था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने फिर अपनी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की भी डिमांड की। उन्होंने मुसलमानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि जुदागाना इंतखाबात का भी जो है वो उनसे डिमांड की ब्रिटिश से, और बढ़ते बढ़ते वो डिमांड जो है और हिंदुओं की तंग नज़री को देखते हुए वो एक सेपरेट स्टेट की तरफ गई। तो खुतबा इलाहाबाद में कायद आज़म मोहम्मद अली जना खुतबा इलाहाबाद में जो है इलाहाबाद एड्रेस हम इसको कहेंगे ऑप्शन बी, 1930 के अंदर जो है सेपरेट स्टेट की डिमांड की थी। और वो सेपरेट स्टेट भी इस तरह से थी कि जहाँ जहाँ पर मुसलमानों की मेजॉरिटी है उन सब इलाकों को एक यूनिट बना दिया जाए। यानी कि अगर सिंध में, उसके बाद पंजाब में, बलूचिस्तान में और जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में अगर जो है मुसलमानों की मेजॉरिटी एग्जिस्ट करती है, तो इन सब को मिलाकर एक पॉलिटिकल यूनिट बना दिया जाए जो कि अपनी कानून साजी भी खुद कर सकता हो और अपने से रिलेटेड तमाम फैसले खुद कर सकता हो। तो ये खुतबा इलाहाबाद के अंदर बात की गई थी। आप हमेशा क्राम करते होंगे कि खुतबा इलाहाबाद हुआ था, कायद आज़म ने दिया था, अल्लामा इकबाल ने दिया था, 1930 में दिया था। लेकिन उस खुतबा इलाहाबाद में डिमांड क्या किया था और किस तरह से किया था, ये आप जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते। तो खुतबा इलाहाबाद में बेसिकली अल्लामा इकबाल ने ये डिमांड जो है वो सामने रखी थी और पहली बार जो है मुस्लिम स्टेट एज अ सेपरेट स्टेट के तौर पे जो है इसकी डिमांड रखी गई।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच प्लान लेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा प्लान था इस खित्ते की तारीख में जिसकी वजह से पार्टीशन ऑफ इंडिया हुई थी। अब ये प्लान से क्या मुराद है, देखें जब यहाँ आज़ादी की तहरीक चल रही थी तो उस तहरीक के नतीजे में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इस खित्ते के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्लान्स लेके आती थी जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के होते थे, ताकि यहाँ के जो फाइटर्स हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं या जो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं, उनकी नीड्स को, डिमांड्स को सेटिस्फाई किया जा सके। तो जो क्रिप्स मिशन था वो भी उसी तरह के एक प्लान का, एक प्रपोजल का हिस्सा था। ये 1942 के अंदर आया था। उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान जो है ये बेसिकली 1946 के अंदर आया था। इसी तरीके से जो विवल प्लान है ये 1945 के अंदर आया था, और माउंटबेटन प्लान जो है ये 1947 के अंदर आया था। अब अगर आपको इसकी डेट पता है तो आप बखूबी समझ गए होंगे कि पार्टीशन ऑफ इंडिया की तरफ लेकर जाने वाला जो प्लान होगा वो डेफिनेटली माउंटबेटन प्लान होगा, क्योंकि सबसे आखिर में यही आ रहा है। और इसको एक और नाम भी दिया जाता है, इसको दूसरा नाम दिया जाता है 3 जून प्लान, 3 जून प्लान। और इसका एक और नाम भी है पार्टीशन प्लान, पार्टीशन प्लान भी इसको जो है वो कहा जाता है। तो माउंटबेटन प्लान के अंदर जो प्रपोजल दिया गया था वो बेसिकली जो है वो पार्टीशन ऑफ इंडिया की तरफ इंडिया को लेकर गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच वाज द फर्स्ट इंडो पाक वॉर। तो आज़ादी के फौरन बाद जब कश्मीर की स्टेट के हवाले से जो है वो एक इशू क्रिएट होता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो उसी नतीजे में जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आज़ादी के 1 साल बाद ही पहली जंग लड़ी जाती है, और इसको हम कश्मीर वॉर कहेंगे। तो पहली जंग पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1948 में कश्मीर की वजह से लड़ी गई थी, और उसके बाद जो है UN ने इंटरफेयर किया और इसको जो है सीज़ फायर करवाया, और वो सीज़ फायर जो है आज तक कायम है। और जो जहाँ तक हमारा कंट्रोल है, जिस खित्ते को हमने आज़ाद करवाया उसको हम आज़ाद कश्मीर का नाम देते हैं, और बाकी जो है उस पर इंडिया काबिज़ है, उसको मकबूजा कश्मीर कहते हैं। उसके बाद हु इम्पोज्ड पाकिस्तान फर्स्ट मार्शल लॉ। अब मार्शल लॉ के बारे में ज़रा आप समझेंगे मार्शल लॉ है क्या। मार्शल लॉ का मतलब ये है कि आप जो आइन है उसको मनसूख करके जो आइन के तरीक़ाकार और उसके बताए हुए उसूल ज़वाबित के मुताबिक जो रियासत चलनी होती है प्रोसेस सस्पेंड कर देते हैं। अब पाकिस्तान जो है वो 1947 के अंदर आज़ाद हुआ, तो 1947 के बाद आज़ादी के बाद पहला सबसे इम्पॉर्टेंट काम था आइन बनाना। लेकिन जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी उसकी वजह से ये आइन बनाने में 9 साल का अरसा लगा, और पाकिस्तान ने 9 साल की तगोदो के बाद 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन बनाया। लेकिन पाकिस्तान का पहला आइन जो है वो मनसूख करके माशाअल्लाह इम्पोज कर दिया गया। अब वो आइन मनसूख किसकी तरफ से किया गया? वो आइन मनसूख किया गया इस्कंदर मिर्ज़ा की तरफ से। इस्कंदर मिर्ज़ा इसका दुरुस्त जवाब है। इस्कंदर मिर्ज़ा थे कौन? इस्कंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के 4थे गवर्नर जनरल थे, 4th गवर्नर जनरल। अब 1956 के आइन से पहले जो हेड ऑफ द स्टेट होता था, जो रियासत पाकिस्तान का हेड होता था, उसको हम गवर्नर जनरल कहते थे। पहले गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, और आखिरी गवर्नर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा थे। तो जब 1956 का आइन आता है तो फिर हेड ऑफ द स्टेट का नाम गवर्नर जनरल से तब्दील करके प्रेसिडेंट रख दिया जाता है। तो ये 4थे गवर्नर जनरल भी थे, और जब गवर्नर जनरल की पोस्ट अबॉलिश हुई तो ये पहले प्रेसिडेंट भी बन गए। तो इन्होंने 1958 के अंदर उस वक्त के जो कमांडर इन चीफ थे उनको कहा कि मैं इस आइन को मनसूख कर रहा हूं और मार्शल लॉ जो है इम्पोज कर रहा हूं, और अब आप उस मार्शल लॉ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो अगर सवाल पूछा जाए कि पहला मार्शल लॉ इम्पोज किसने किया, तो इम्पोज किया इस्कंदर मिर्ज़ा ने। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहला मार्शल लॉ जो है वो अयूब खान ने लगाया था। नहीं, अयूब खान ने पहला मार्शल लॉ नहीं लगाया था। पहला मार्शल लॉ इस्कंदर मिर्ज़ा ने लगाया था। और पहले चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे, यानी कि मार्शल लॉ इम्पोज होने के बाद उसको रन करने के लिए जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए थे इस्कंदर मिर्ज़ा की तरफ से, वो कौन थे? वो अयूब खान थे। तो अब ये आपको क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। ये दोनों MCQs लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछे जाते हैं और एक से ज़्यादा दफ़ा पूछे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि हु कंटेस्टेड द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अगेंस्ट जनरल अयूब खान इन 1965। तो 1958 के अंदर जब मार्शल लॉ का नफाज हुआ तो उसके बाद 1962 में पाकिस्तान का दूसरा आइन बना, पाकिस्तान का सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन जाता है। तो ये सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन जब आता है तो 1965 के फिर इंतखाबात होते हैं, तो उन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के अंदर जो है अयूब खान के मद्दे मुकाबल जो है वो मोहतरमा फातिमा जना होती हैं। ऑप्शन 20 का दुरुस्त जवाब है, और इनको मादर मिल्लत का खिताब भी मिल चुका है। लेकिन वो इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन है कि जिसको तारीख़ जो है अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस इलेक्शन में क्या हुआ था, और आज भी पाकिस्तान अपनी तारीख़ देखते हुए पढ़ते हुए रिग्रेट करता है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ रोहतास फोर्ट लोकेटेड। अब रोहतास फोर्ट के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि रोहतास फोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है, इसकी लोकेशन क्या है। देखें, आपको इस चीज़ के बारे में अगर पता है कि जब इस खित्ते के अंदर मुग़ल एम्पायर जो है वो कायम था, तो मुग़ल एम्पायर के होते हुए यहाँ पर सूरी डायनेस्टी का क़याम हुआ था, और सूरी डायनेस्टी गालिबन 1540 से ले के 1555 तक रही है। तो 1540 से ले के 1555 के दरमियान जब सूरी डायनेस्टी थी तो उसको हेड कर रहे थे शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल की सुपरविजन में रोहतास फोर्ट बनवाया था, किला रोहतास बनवाया था, और ये जेहलम के अंदर है। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। तो इसका बैकग्राउंड भी आपको पता चल गया कि ये किसने बनवाया था और इसकी कंस्ट्रक्शन कहाँ पर हुई है, ये भी आपको पता चल चुका होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये भी अक्सर लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछा जाता है। माउंटेन रेंजेस और माउंटेन पीक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से और जनरल नॉलेज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन पाकिस्तान? सो हाईएस्ट माउंटेन इन पाकिस्तान के हवाले से जब क्वेश्चन किया जाएगा तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि K2 है, और इसके अलावा इन द वर्ल्ड के हवाले से पूछा जाएगा तो आप क्या आंसर करेंगे? सर्च करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो स्टूडेंट सर्च करके फैक्ट्स के साथ आंसर देंगे और कॉपी पेस्टेड आंसर नहीं होगा, उनके आंसर को मैं एक्नॉलेज करूंगा। सो K2 जो है पाकिस्तान की हाईएस्ट पीक है। गोडविन ऑस्टन इसका दूसरा नाम है। ये भी MCQs के तौर पे अक्सर पूछा जाता है। इसकी हाइट 8611 मीटर्स है, और लोकेशन की बात की जाए तो कराकरम रेंज के अंदर जो है वो ये लोकेटेड है और सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। उसके बाद नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि व्हाट इज पाकिस्तान्स लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम। ये अर्थ फील्ड डैम के हवाले से भी अक्सर MCQs पूछा जाता है। तो लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम जो है वो तरबेला डैम है। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द पाक अफगान बॉर्डर इज नोन एज। सो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसको हम ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। पाकिस्तान UN का मेंबर कब बना था? UN का मेंबर कब बना था और कौन सा कंट्री था जिसने इसकी मेंबरशिप को अपोज किया था? ये दोनों फैक्ट्स इसी से रिलेट करते हैं, इसी एक क्वेश्चन, इसी एक MCQ से रिलेट करते हैं, और ये भी लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछे गए हैं। इन दोनों का आंसर जो है आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। उसके बाद द लैंड सिचुएटेड बिटवीन चनाब एंड जेहलम रिवर इज नोन एज। तो यहाँ पर अगर चनाब जा रहा है और यहाँ पर जेहलम जा रहा है तो इन दोनों के दरमियान जो इलाका है इसको दोआब कहते हैं। देखें, जो जब दो दरिया गुजर रहे हों और उसके दरमियान जो ज़मीनी ज़रखेज़ इलाका होता है उसको दोआब कहते हैं। तो चनाब और जेहलम के दरमियान जो इलाका है इसको छज दोआब कहते हैं। चनाब का बेसिकली CH आप ले लें, उसके बाद आप एंड का A ले लें और जेहलम का J ले लें, तो CHAG, ये बेसिकली दोआब, छज दोआब जो है इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ द नेशनल असेंबली एंड द सेनेट इज नोन एज। तो जब सेनेट और नेशनल असेंबली को हम एक साथ जो है वो रेफर करते हैं तो हम इसको पार्लियामेंट कहते हैं या मजलिस शोरा। तो मजलिस शोरा पार्लियामेंट जब कानून साजी करती है तो इसके साथ एक और एडिशन भी है कि जो प्रेसिडेंट है वो भी इसका एक हिस्सा ही होता है, वो भी एक इसका एक कंपोनेंट है। जिस तरीके से आप कह सकते हैं ना कि इसका जो लोअर हाउस है वो नेशनल असेंबली है, अपर हाउस जो है वो सेनेट है, तो इसी तरीके से इसका एक इंस्टीट्यूट प्रेसिडेंट भी है, इसका एक इंस्टीट्यूट जो है वो प्रेसिडेंट भी है जब कानून साजी हो रही होगी। वैसे जनरली जब हम रेफर करेंगे तो जो लोअर हाउस है नेशनल असेंबली और जो अपर हाउस है सेनेट, इन दोनों को मिलाकर हम पार्लियामेंट मजलिस शोरा कहेंगे।
तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि विक्ट्री सीरीज़ आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगी और आप इन लेक्चर्स से कुछ सीख रहे होंगे। ये लेक्चर्स बाकी लेक्चर्स से यूनिक इसलिए हैं कि इन लेक्चर्स के अंदर हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ चल रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हर क्वेश्चन एक पिक्चर के साथ आपको जो है वो शो किया जाए ताकि वो आपकी मेमोरी में रहे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आते हैं तो सिर्फ एक पे बैक आपने द लॉ चैनल की कम्युनिटी को करना है कि इन लेक्चर्स के लिंक को जाके तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो लैट से रिलेटेड हैं जहां पर आप मौजूद हैं, या तमाम फेसबुक ग्रुप्स में जहां लैट की तैयारी से रिलेटेड स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, इन लेक्चर्स को जाकर वहां शेयर कर देना है। ये आपका एक पे बैक है इस कम्युनिटी के लिए, ताकि ये सारा मटेरियल, ये प्रिपरेटरी रिसोर्सेज उन तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें जो कि लैट को प्रिपेयर करना चाहते हैं। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर किया गया है। इसके अलावा अगर आप एलिमेंट्स ऑफ लैट पर रिलाई करना चाहते हैं तो एलिमेंट्स ऑफ लैट करीब 3 स्टोर से भी खरीदी जा सकती है, ऑनलाइन ऑर्डर भी किया जा सकता है, और इसको ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए वेबसाइट भी एग्जिस्ट करती है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां से भी एलिमेंट्स ऑफ लैट के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।